शुभकामनाएं। कहते हैं कि हमारे संविधान को बनने में पूरे पूरे करीबन 2 साल 11 महीने और 18-19 दिन लगे थे। 15 अगस्त 1947 को तो हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम अपने पूरे देश को विश्व के सामने एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में रख पाए और प्रस्तुत कर पाए। तो मैं आज चाहूंगा, मैं आपके समक्ष अपने संविधान की जो प्रस्तावना है वो थोड़ी सी पढ़कर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। उसके बाद हमारे जो आज चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनसे हम रूबरू करेंगे। हमारे देश की प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे दर्शक इस प्रस्तावना से सुनकर प्रेरणा जरूर लेंगे। इसी के साथ मैं आज स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत का जिसकी बदौलत ही अगर मैं ये मान लूं कि हमारा गणतंत्र एक धागा है, तो उसकी शुरुआत जो होती है वो इन लोगों से ही होती है। तो मैं आज स्वागत करना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद है एक्स आर्मी ऑफिसर कर्नल अर्जुन प्रताप सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सबके बीच, और पूरा दर्शक, पूरा पूरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और ऐसा कह लें कि पूरा देश आपको सुन रहा है। आप अभी लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। सर, कैसा रहा आपका पूरा जो एक लंबा समय आपने दिया है भारत की सर्विस में, तो किस प्रकार का इंस्पिरेशन रहा, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? पहले तो आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हैप्पी रिपब्लिक डे। और इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। रही बात मेरी जर्नी की जो अब तक हुई है, तो फौज के अंदर तकरीबन आज से 25 साल पहले मैं इनरोल हुआ था। 1995 मे बी अगस्त और सितंबर के अंदर मैंने एनडीए का एंट्रेंस क्लियर किया और दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया। और 2000 मई में मैं पास आउट हुआ और एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ। सो तब से लेकर अभी तक 20 इयर्स ऑफ कमीशन सर्विस एंड अबाउट 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। बहुत ही मजेदार जर्नी थी। बहुत कुछ सीखने को मिला और आज आपके सामने हूँ, लंदन बिजनेस स्कूल में हूँ और आगे भी बहुत सीखने की इच्छा रखता हूँ। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। मुझे लगता है ये जर्नी अभी और भी आगे जाने वाली है, क्योंकि अंत नहीं होता किसी भी जर्नी की, हमेशा एक नए मोड़ से शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छी जर्नी रही है सर आपकी। किस प्रकार के इंस्पिरेशन सर बचपन बचपन में हम हीरो मान लेते हैं, जो फिल्में देखते हैं उनको हीरो मान लेते हैं, जैसे जो मूवी देखते हैं उनमें हीरोज जो रहते हैं उनको हीरो मान लेते हैं। किस प्रकार के इंस्पिरेशन आपके रहे बचपन में, जिसको देखकर आपको ऐसा लगा कि मुझे, मैं इसी के लिए बना हूं, आई एम फॉर द सर्विस, फॉर द इंडियन सर्विस, फॉर द मिलिट्री सर्विस? So I grew up watching my father. My father was a colonel in the Indian Army. और मेरे दादाजी भी कैप्टन थे और मेरे परदादा जी भी आर्मी के अंदर थे। उनको इनफैक्ट सरदार बहादुर का टाइटल दिया गया था। सो काफी पुश्तें फौज के अंदर थी और मैं चौथी पुश्त था जो कि फौज के अंदर आ रहा था। सो उनकी फोटोज देख के, उनकी यूनिफॉर्म देख के, उनका लाइफस्टाइल देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जब मैं अपने पिताजी को देखता था यूनिफॉर्म के अंदर, जो उनको इज्जत मिलती थी, जो सैल्यूट मिलता था और जो रुतबा होता था यूनिफॉर्म पहनने के बाद, उसका एक अलग ही शान था। और कहीं ना कहीं फिर उस माहौल में बड़े होते हुए हर बार जब आप राष्ट्रगान सुनते थे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे और दिल करता था कि हाँ, शायद मैं भी हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ और भारत माता की सेवा के अंदर शायद मैं भी फौज में जा सकता हूँ। And so that is what was the inspiration for me. ग्रेट ग्रेट सर, आपने जैसे बताया कि पूरी 4 पीढ़ी से आप भारत माता की सेवा करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सेवा के लिए। कहीं ना कहीं इसी सेवा के बदौलत हम अपने घर में महफूज हैं और स्वतंत्रता की सांस जो ले पा रहे हैं वो कंटिन्यू है, और हम अपने दुश्मनों से बचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सर्विस के लिए।
सर, जो एक सवाल मेरा बचपन से आता है, जैसे आपने बोला 4 पुश्तों से आपने मतलब वो चली आ रही है, तो किस प्रकार का पारिवारिक माहौल रहा? रगड़ा, मार-पिटाई खूब होती होगी, डिसिप्लिन जो एक आता है। ऐसा सुनने में आता है क्योंकि तो मैंने अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में देखा है कि एनसीसी वाले जो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग मैंने देखी है, मैं काफ़ी डर जाता हूँ। वो रगड़ा जो करते हैं उनका, वो काफ़ी देख कर ही काफ़ी दहल जाता है दिल। तो किस प्रकार का पारिवारिक माहौल रहा बचपन से? डिसिप्लिन का कितना ज़ोर दिया गया? सो हानिकारक डिसिप्लिन पे बापू वाले कितने काफी बापू थे? बिल्कुल बापू हमेशा हानिकारक ही लगते हैं जब छोटे होते हैं तो और जब आप बड़े होते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, जो भी बापू कर रहे थे वो आपके आपके हित में और आपकी जी। भलाई के लिए ही कर रहे थे। सो यस, काफी डिसिप्लिन्ड बैकग्राउंड था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही मौज मस्ती भी करते थे। And my हुँ, father used to take time out to take us out for a picnic or to go out for a movie or to go out somewhere. So बड़ा ही balanced atmosphere था. And पढ़ाई के टाइम एक्सपेक्टेशन पूरी पढ़ाई की थी और मस्ती के टाइम एक्सपेक्टेशन पूरी मस्ती की थी, हुँ, और उस माहौल के अंदर हम बड़े हुए। जी। एंड आई थिंक उसकी बदौलत काफी यंग एज से एक आदत सी पड़ गई डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीने की। सो सुबह उठना, थोड़ी बहुत हुँ, हुँ, एक्सरसाइज करनी, छोटी रन के लिए जाना, शाम को खेलने जाना। सो बचपन इस हुँ, हुँ। हिसाब से एक बड़ा बैलेंस सा, डिसिप्लिन्ड और मस्ती भरा, दोनों दोनों तरीकों से गुजरा। जी, जी, जी। सर, आज के समय के परिदृश्य में हम देख पाते हैं जैसा जो बच्चे मुझे लगता है ऐसे बच्चे मोबाइल लेकर ही पैदा होते हैं आजकल तो। जो बच्चे मोबाइल लेकर पैदा होते हैं, वो दिन भर मोबाइल में रहना, आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं आजकल। तो क्यों ज़रूरी है डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में और जो एक लोग हमारे देश प्रेम की जो भावना है, वो कहीं न कहीं कम होती जा रही है जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ-साथ। कहीं न कहीं वो देश प्रेम की भावना भी थोड़ी-सी कम होती आपको दिखाई देती है सर कहीं न कहीं? अ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश प्रेम की भावना कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन आज की पीढ़ी को शायद देश प्रेम दिखाने का तरीका उनका अलग है। सो हुँ, डिसिप्लिन, जैसे एक कहावत है कि डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन फॉर योर सक्सेस। सो ट्रू। और एवरीबडी हैज देयर ओन वे, देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डिसिप्लिन मीन्स फॉर देम। सो शायद हुँ, मेरे लिए सुबह उठ के टाइम पे तैयार होना, अपना बेड बनाना और तैयार होके बैठना एंड काम करना, मे बी दौड़ने जाना, दैट इज डिसिप्लिन हुँ, फॉर मी। बट for the next generation, you have to understand that they have an entirely different concept of what discipline is. So you cannot put them in the same frame as which we grew in or we were disciplined in. This is हुँ, a हुँ, new हुँ। generation, and every generation feels कि हम सही थे और आने वाली पीढ़ी जो है वो गलत है। सो ये कहना भी गलत होगा। एंड जी। उनका अपना तरीका है, जैसे मेरा बेटा है, सो उसका अपना तरीका है काम करने जी। का, उसका अपना तरीका है उठने का। जब तक पीढ़ी हुँ, फोकस्ड है, जब तक उनमें वो देश प्रेम की भावना है, जब तक वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आई थिंक दे आर डिसिप्लिन, दे आर गुड टू गो। एंड we just have to get used to the way the new generation is shaping up. I think they'll do good. वेरी ट्रू सर एंड वी आर होपिंग दैट कि वो भी सच में जो फ़ोकस जो है उनका कंसंट्रेशन जो है अपने गोल पर, वो हमेशा बना रहे और अपने फ़ोकस के रास्ते पे जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करते रहें अपने तरीके से। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हर हर का अपना-अपना तरीका होता है अपने गोल तक आगे बढ़ने का और मुझे लगता है वही वो डिसिप्लिन अपने तरीके का फ़ॉलो करते हैं। सभी का स अनुशासन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सही कहा सर आपने। सर, आपने थोड़ी देर पहले ये ज़िक्र किया था कि जब मैं अपने पापा को देखता था, लोग सैल्यूट करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। ये तो हुआ जो पॉज़िटिव पार्ट है आर्मी का, जब आपने ये सोचा था कि ऐसा होगा जब मैं भी बन जाऊँगा। तो क्या सोचा था और क्या मिला जब आप वहाँ गए तब? शुरुआत कैसी रही? सो हर चीज बाहर से देखने से कुछ और होती है और अंदर जाने से कुछ और होती है। बिल्कुल। चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ बाहर से देखें तो लगता है यार बहुत मजेदार है और कितना एंजॉय कर रहे हैं, आपस में हुँ, खेल हुँ। रहे हैं। बल्कि जब आप स्टूडेंट बन जाते हो, जैसे मैं अभी हूँ, सो दिन में 5-6 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई और किताबें और जो आपके ऊपर बीत रहा है वो आप ही जानते हो। सो वैसे ही आर्मी के अंदर भी बाहर से जी, देखने में बिल्कुल। लगता है कि
बहुत बढ़िया है और आपको सैल्यूट मिल रहे हैं और आप गाड़ी में घूम रहे हो and you are smartly turned out and people respect you. But only when you join the army do you realize that there is a lot of sacrifice which is involved, and how hard it is for you to strike a balance between your True. family and the nation. So, but at the same time, it's a very, very fulfilling life. At the end of the day, you get a sense of pride. You are very happy with how your day has gone and how it's going to come. So, काफी satisfaction मिलता है और ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होता कि मैं कहाँ आ गया और ये कहाँ फंस गया और जी। I don't think anybody who gets commission ever has that regret in him. और मुझे लगता है ऐसा अगर रिग्रेट करते हैं तो मतलब आप गलत जगह पर हैं। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल क्योंकि अपने काम में खुशी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेल्फ प्लेजर नहीं मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता किसी काम में, तो आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। सो वेरी ट्रू बिल्कुल। सर। सर ऐसी कोई चीज जो आप मिस करते हैं मतलब अपने एक नॉर्मल लाइफ में, जैसा हम लोग करते हैं अभी कुछ भी कर सकते हैं, लाइक आपने जैसे कहा 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करनी होती है और एक पूरा डिसिप्लिन एक टाइम टू टाइम शेड्यूल्ड लाइफ है, तो कहीं ना कहीं सिविलियन लाइफ नॉर्मल लाइफ को मिस करते हैं सर आप? आई थिंक जब आप फील्ड एरिया में होते हैं तो सिविलियन लाइफ सबसे ज्यादा मिस करते हैं। जी। आपको मार्केट्स नहीं मिलती और घूमने के लिए ज्यादा हाँ। जगह नहीं होती है और मूवी हॉल्स नहीं होते हैं। सो दैट इज अ टाइम दैट यू आर मिसिंग सिविलियन लाइफ। अदरवाइज आर्मी गिव्स यू अ वेरी वेरी बैलेंस्ड लाइवलीहुड। सो आपके जो कैंटोनमेंट्स हैं उनके अंदर आपको मूवी हॉल्स मिल जाते हैं, अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यू हैव अ गुड सोशल लाइफ। सो एज सच इतना ज्यादा कोई आप सिविलियन लाइफ को मिस नहीं करते अनटिल एंड अनलेस आप कहीं बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं। तो हाँ, आपको इच्छा होती है कि जल्दी छुट्टी मिले और जल्दी घर जाऊं और अपनों के साथ हूं और थोड़ी मौज जी। मस्ती करूं। सो दैट इज द ओनली टाइम दैट यू मिस सिविल लाइफ। तो सर ऐसा भी होता है जैसा फिल्मों में हम देखते हैं कि दोस्त वगैरह के पूरे सर्कल बने होते हैं आर्मीज में, फिर वो मजाक मस्ती करते हैं एक दूसरे के परिवार के बारे में, उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, और फिर चिट्ठियां आती है, तो ऐसा जैसा बॉर्डर फिल्म में मैंने देखा है, मैं वैसा पूछ रहा हूँ। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने की, क्या सच में ऐसा होता है सर? सर्कल होता है ऐसा दोस्तों का? आजकल तो चिट्ठियों का जमाना नहीं रहा, बट हाँ। व्हेन आई जॉइंड उस टाइम पे ऐसे होता था कि आप चिट्ठी लिखते थे और वो 1 महीने के बाद पहुंचती थी और जब तक उसका हाँ। जवाब आता था तब तक उसका कॉन्टेक्स्ट गुम हो गया होता था। सो और यही सिलसिला जारी रहता था, फिर आप अगली चिट्ठी लिखते थे, वो 1 महीने के बाद पहुंचती थी। बट जी। yes, army has changed with the changing times. So लेकिन मौज मस्ती अभी भी वही है। सो अगर 4 यंगस्टर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो खूब मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के घर जाएंगे, जी। एक दूसरे की बीवियों को तंग करेंगे, बोलेंगे अच्छा चलो हाँ, भाभी हाँ। मेरे लिए अंडे की भुजिया बना दो, एंड रात के 1 बजे पूरा किचन खाली कर देंगे। सो ये सारी मस्ती चलती है और जी। दे रियली one good thing about the army is that they really value life and they really know how to enjoy life. Oh yes. ट्रू। ट्रू, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। सर ऐसी कोई हैबिट्स जो आपने बहुत मतलब ऐसे मिलिट्री सर्विस के अंदर आपने नई बनाई और आपको बहुत फैसिनेटिंग लगा हो कि ये हैबिट के अंदर होनी चाहिए, डेली लाइफ के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो फन हो, चाहे वो कोई डिसिप्लिन्ड एक्ट हो पूरे स्केड्यूल में आपके दिनचर्या में, कोई ऐसी हैबिट आपको बहुत पसंद हो? So I think the best habit that I developed was getting up early. सुबह हाँ। जल्दी उठ जाता हूँ और that gives me a head start to the day. So you can plan your whole day, you are prepared for your whole day, and आप जल्दी उठ जाओ, चाहे अपने जूते ठीक से रख दो, चाहे अपना बेड बना दो, you get a sense of accomplishment कि हाँ, I have started my day with an achievement. So I think that was the best habit that I developed. अभी भी सारा घर उठने से पहले उठ जाता हूँ, उसके बाद आधा घंटा अपनी चाय पी के I reflect upon what is the day going to be like, क्या करना है मैंने आज दिन के अंदर, मेरे आज के गोल्स क्या हैं, आज क्या क्या काम करने वाला है. So that sets a very very good momentum for the day, and that is one thing that I would recommend to everyone. ट्रू सर, इज इट इम्पोर्टेंट टू अवेक अर्ली, मतलब सुबह जल्दी उठना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू थिंक सो एवरीवन शुड फॉलो दैट रूल? Yeah, I think everybody should get up early.
बड़ी पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सो Otherwise, किसी ने काफी सोच समझ के ही वो बनाई है, बिकॉज इट लाइक आई सेड, इट गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड हेड स्टार्ट इनटू द डे। सो यू कैन प्लान, आप देख सकते हो कि आज मैंने क्या क्या करना है। यू कैन true. रन इट थ्रू योर माइंड कि मैंने ये सारे टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं आज के, कितनी पढ़ाई करने की जरूरत है या क्या कुछ और करने की जरूरत है। और अगर उसके बाद आप थोड़ा सा आधा घंटा का वॉक कर लें बाहर जाके, तो माशाल्लाह यू विल बी you're all set for life. हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आप सर ऐसा मानते हैं कि लाइक एवरी सिविलियन, जो भी नॉर्मल लोग हैं, उनको मिलिट्री सर्विस के बारे में और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी उतनी ही बैलेंस होनी चाहिए, या फिर उन्हें सीखना चाहिए मिलिट्री लाइफ से कुछ कुछ? हाँ, मिलिट्री लाइफ से काफी कुछ सीखने के लिए है, जो कि एज अ कंट्री, एज अ जनरेशन वी कैन लर्न। आई थिंक द डिसिप्लिन ऑफ मिलिट्री लाइफ, the nationalism that it teaches you, I think that is something that this generation must take home with it. क्योंकि हम्म, अगर आपको देश की तरक्की करनी है, आपको डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। आप एक हम्म, अच्छी एक प्लान्ड जिंदगी अगर जीते हैं, तो आप अपने लिए ही नहीं, अपने देश के लिए भी उतना अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे आप आर्मी में हैं, चाहे सिविल में, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। But if you are living an organized life, you are finally going to be contributing towards the betterment of the nation. So yes, I ट्रू, feel चाहे वेरी आप सिविल में ही क्यों ना हो, आप ये आर्मी से सीख सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। सर आपने कहा जैसे कि जो आपने जॉइन किया था तब चिट्ठियों का दौर होता था, तो आप भी चिट्ठियाँ लिखा करते थे। सर आपकी शादी किस एज में हुई है? तब चिट्ठियाँ कैसा होता था? चिट्ठियों का फॉर्मेट क्या होता था सर? एज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट में मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ इस बात को। कैसा होता था चिट्ठियों का फॉर्मेट, और कैसी-कैसी बातें होती थी? इतनी पर्सनल लाइफ़ में नहीं जाना है, पर थोड़ा-सा सर आप मुझे ब्रीफ बताएँ ज़रूर। सो एक नीले रंग की चिट्ठी होती थी, जिसे इनलैंड कवर कहते थे, और उसके 4 फोल्ड हो जाते थे बंद करने के लिए। ओके। तकरीबन डेढ़ हाँ, डेढ़ हाँ। पेज होता था उसके ऊपर अपनी सारी भावनाएं लिखने का और उतार देने का। एंड जी। द फॉर्मेट वाज मोर और लेस द सेम। आप शुरू करते थे अपनी प्रेजेंट हालत के बारे में, सो एक पैराग्राफ रोना धोना होता था कि भाई बहुत बुरा जी। हाल है, बहुत रगड़ा लग रहा है। और उसके बाद आप you used to start writing what you used to miss. So you would write, how you are missing the person, and how you wish that you were there with them, and uh, how you are looking forward to being with them again. हाँ, So हाँ। ये उसके बाद आता था। एंड आई थिंक मोर और लेस यही होता था। अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई हो पिछली चिट्ठी और इस चिट्ठी के बीच में, सो हल्का फुल्का जितना फौज परमिट करती थी, उतना उसके अंदर डाल देते थे। क्योंकि उन दिनों में जब आप फील्ड से चिट्ठी लिखते थे, तो आपको चिट्ठी हाँ, सील करना अलाउड नहीं होता था। सो इट यूज्ड टू बी एन ओपन लेटर। एंड ओके, कोई भी पढ़ ताकि सकता आप, है मतलब उसे? कोई भी पढ़ सकता है, ताकि आप अनजाने में कोई गलत जानकारी ना भेज दें। जी, सो जी। उसको यूनिट सेंसर करती थी उस चिट्ठी को। एंड उन उन दायरों के बीच में जितना आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते थे, उतना अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते थे। वाह! मुझे लगता है फिर मिलिट्री में सभी जितने भी लोग होंगे, कहीं न कहीं एक राइटर उनके अंदर छिपा ज़रूर होगा, क्योंकि इतने कम शब्दों में अपनी पूरी भावना व्यक्त करना इज़ नॉट अ मतलब ईज़ी टास्क। सर एक ऐसी या चीज़ जो आपको पसंद नहीं आती मिलिट्री की, कि ये नहीं होनी चाहिए पर्सनली? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जो मेरे को पसंद ना आता हो। आई थिंक अभी तक आई रगड़ा, हैव रगड़ा, रियली दिल में तो ये रियली चला सर। एंजॉयड। रगड़ा एक ऐसी चीज है जो कि आप जब कर रहे हैं तब आपको पसंद नहीं आता, लेकिन जब आप कर चुके होते हैं तो तब आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार मैंने ये भी कर जी, लिया। So जी। even that ragda, in hindsight, it leaves a sense of accomplishment in you. When you are हुँ, over with it, you feel very happy about it. That मैंने ये भी किया और मैंने ऐसे रगड़ा लिया और उससे मैंने हुँ, ये सीखा। So जब वो चीज बीत जाती है, तब आपके अंदर बहुत ही अच्छी मिठास और बड़ा अच्छा सीख छोड़ जाती है। हुँ, So हुँ, हुँ। I don't think there are any regrets. I have enjoyed my military life.
and it was a good life. यस सर। सर रैगिंग्स भी होती है सर, ऐसे स्टार्टिंग्स में सीनियर्स रैगिंग लेते हैं? हाँ जी, ऐसी हाँ कोई जी, मेमोरी सर बिल्कुल आपके काफी। साथ हुई तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें सर। कोई आपकी पर्सनल मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर करें सर। तो काफी रैगिंग होती है, और इट्स इन अ गुड वे। आपको आपको छोटा मोटा तंग किया जाता है कि जल्दी उठो और ये करो और वो करो, और कभी थोड़ा हाँ बहुत हाँ फिजिकल रगड़ा भी हो जाता है कि चलो हाँ 50 बार दंड निकालो या उठक बैठक करो. So that kind of ragging does go on, but then it's a very very healthy ragging, and it's towards हाँ building हाँ। your physical abilities. So ऐसा कुछ खराब नहीं होता, या ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, या आपको लगे कि जी ये मैं कहाँ आ गया और ये मेरे साथ क्या हो रहा है. But yes, there is a जी। system of very healthy ragging, and uh, I won't say it's ragging, but आई it's थिंक इट्स क्वाइट फन upbringing. सर, इट्स क्वाइट फन, मेमोरी क्रिएट Yes, करने के लिए इट्स it's क्वाइट fun. फन है सर। It's fun. It's fun. So या it does take place, and it's सर डू यू good fun. थिंक लाइक, यस सर डू यू थिंक लाइक जितने भी नॉर्मल लोग हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज में अगर मैं चाइना की बात करूं या फिर कोरिया की बात करूं या फिर डेनमार्क ब्राजील की बात करूं, वहाँ सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं मिलिट्री सर्विस मतलब मिलिट्री की ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है, लाइक कंपलसरी है। इट्स वेरी कंपलसरी टू टू गो विद द मिलिट्री ट्रेनिंग। सर आपको लगता है ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए कहीं ना कहीं? See, especially for a growing nation like ours, we're a जी young nation. Majority of our population is young. So एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो कि विकसित हो रहा है, जो कि डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर है, सो ऐसे राष्ट्र के लिए आई थिंक 3 साल या 5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ही लाभदायक होगी. क्योंकि जब आप उन 5 सालों से गुजरेंगे और उसके बाद सिविल में जाएंगे, आपके काम करने का तरीका बहुत ही अलग होगा. आपके पास एक अलग स्किल सेट्स होंगी जो कि आप अपने साथ ले जा सकते हैं. आप बहुत फोकस तरीके से काम करेंगे. सो यस, आई थिंक इट शुड बी डन. एंड आई थिंक सरकार ने इस वक्त कुछ कदम उठाए भी हैं टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ. होपफुली इट शुड कम थ्रू, एंड it'll do a lot of good to the nation as a whole. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है वो मिलिट्री की थोड़ी सी ट्रेनिंग से तो सब सही रास्ते पे आ जाएंगे, और जो लेट से उठने वाले हैं वो जल्दी उठने लगेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो ये सही कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। सर एक थिंग, आप फैमिली को कितना मिस करते थे वो तो आपने बताया कि चिट्ठियों में, सिविलियन लाइफ भी आप मिस करते थे कहीं ना कहीं। सर आप मिस करते थे ये कि मैं वहाँ मोबाइल चलाना इतना अलाउड नहीं होता होगा, या फिर जब अभी अब तो मोबाइल आ गया है, तब तो चिट्ठियों का ही जमाना होता होगा। अब जो मिलिट्री वाले होंगे उनको मोबाइल चलाने नहीं दिया, तो अगर गाने कैसे सुनते थे, रेडियो चलते होंगे, रेडियो पे गाने की फरमाइश वगैरह वो जो आती थी, वैसा होता था? बिल्कुल, रेडियो चलता था, और ऑल इंडिया रेडियो आता था. उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आता था, फोर्सेस रिक्वेस्ट करके. सो आप पोस्ट कार्ड लिख अच्छा। के उनको भेज देते थे, और क्योंकि उसमें अपना असली नाम नहीं डाल सकते थे, इसलिए कोई ना कोई फर्जी नाम डाल देते थे, कि जैसे आपने शेर कौन कौन से शाह. नाम के यूज किए सर? सो हम अक्सर उसके अंदर शेर शाह या रंजीत सिंह या कोई ऐसा नाम लिख के भेज देते थे, या कई लोग मस्ती के लिए दुखी आत्मा या कुछ ऐसा भी लिख के भेज देते थे. और उसके बाद फोर्सेस रिक्वेस्ट के ऊपर वो उसी हिसाब से पढ़ा जाता था कि दुखी आत्मा जम्मू कश्मीर से जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए ये गाना बजा दिया जाए. सो इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन. एंड अब तो खैर वो सब रहा नहीं इतना. एफएम हैज टेकन ओवर. अब मोबाइल आ गए हैं, आईपॉड आ जी गए हैं. तो जी जी। थिंग्स हैव चेंज्ड. सर आपने कहाँ कहाँ पोस्ट में कहाँ कहाँ गए हैं, कश्मीर वगैरह, और कौन कौन से इलाकों में सर आपने पोस्टिंग की है, कहाँ कहाँ पर आपने ड्यूटी दी है सर? सो मेरी पहली सॉरी जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो सियाचिन में थी, और 1.5 साल के आसपास सियाचिन में था. उसके बाद जी पराक्रम शुरू हो गया. सो इमीडिएटली उसके बाद 1.5 साल कारगिल में थे. सो पहले 3 साल हम्म, बहुत बढ़िया ऐसे सियाचिन और कारगिल में निकले. जी इसके बाद
जहाँ फील्ड की बात करें तो मौका मिला असम में जाने का, और वहाँ जी काउंटर इंसर्जेंसी या एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस 3 साल वहाँ बिताए। जी और जी। उसके बाद जो लास्ट इसके बाद एक और फील्ड टेन्योर काटा सिक्किम का। सो 2 साल हाँ वहाँ हाँ। बिताए लॉजिस्टिक्स देखते हुए। एंड हम्म, फाइनली जब मैंने कमांड किया तो बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण कमांड था कि मुझे लद्दाख में कमांड करने का मौका मिला। सो एक तरह से बचपन की सारी यादें ताजा हो गई, सियाचिन, कारगिल और पेंगोंग और ये सारा इलाका जो अब आज तक आजकल जी न्यूज में छाया हुआ है, इन सारी एरियाज के ऊपर कमांड करने का मौका जी मिला। जी। सर ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, जिस प्रकार से न्यूज में दिखाते हैं और उस प्रकार से आपने ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं फेस करी है वहां की जैसे होती है, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होता है सर, दो देशों के बीच आप लोग ज्यादा महसूस कर पाते होंगे इसको। अ, एक अच्छी चीज जो कि मैंने सीखी वो थी कि जब माहौल नॉर्मल होता है, पीसफुल होता है, जब आप किसी तरह की आपसी विवाद से नहीं घिरे होते, जब दोनों राष्ट्र एक पीसफुल स्टेज के ऊपर होते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है। आप दिन में तो नहीं, पर हम्म, रात को जब एक दूसरे को देख नहीं सकते तो एक दूसरे को चिल्ला के बातें भी कर लेते हैं कि साथी कैसे हो। सो वहां से आवाज आ जाती है, साथी वाह बढ़िया हूँ। एंड घर पे क्या चल रहा है, वाह। सो भाभी कैसी हैं, तो अम्मी जान कैसी हैं, तो ऐसी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अ, हाँ शायद एट अ ग्राउंड लेवल काफी कनेक्ट है और काफी एक जैसे हालात ही हैं, जो कि जो सिपाही सरहद के उस पार बैठा हुआ है उसके ऊपर भी वही बीत रही है जो आपके ऊपर बीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल अ, बिल्कुल। लेकिन जब माहौल खराब होता है तब ये सारा कुछ भूल जाते हैं आप, एंड देन इट इज बैक टू बिजनेस। उसके बाद कोई संबंध नहीं रहता। एंड देयर इज from both the sides that we face, then it's the same treatment that they give us, we give it back to them in the same way. ट्रू ट्रू। सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म अपनी किताब लिखी, उसमें ये कहा था कि फ्रेंडशिप ही एक ऐसी नेचुरल बंधन हो सकता है जिससे दो देश बनते हैं, जो दो राष्ट्र बनते हैं। और मैं आशा करता हूँ, आज के दिन प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी विवाद दो देशों के बीच चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुलझ जाए, शांति हो जाए, ताकि बहुत लोगों की जान बच जाए, बहुत मासूम लोगों की जान बच जाए। सर हमारी फैमिलीज जो होती है इंडियन, एकदम जो इंडियन फैमिलीज होती है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को मिलिट्री में जाने से कहीं ना कहीं रोकती भी है। बहुत बार ऐसे देखते हैं कि यार क्यों जाना मिलिट्री में, बहुत हार्ड है, तुम नहीं कर पाओगे। तो फैमिली डोंट लाइक एक्चुअली। कभी कभी ऐसा होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली, जब मैंने भी एनडी दिया था 12th के बाद मेरा क्लियर हो गया था, बट माई फैमिली मतलब अलाउ नहीं किया उन्होंने। तो वाई ऐसा कल्चर क्यों है सर, आपको ऐसा क्यों लगता है, और इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर होता है कि बच्चा हमसे दूर चला जाएगा, नॉट हम्म, रियलाइजिंग कि कभी ना कभी तो उसने घरौंदा छोड़ना ही है और उसने उड़ना ही है। जैसे आप हैं, आप अभी एलपीयू के अंदर आ गए हैं, यू लिविंग जी स्टूडेंट लाइफ, इसके बाद आप काम करने जाएंगे तो घर से तो आप दूर चले ही गए। सो ट्रू। ये कहीं एक डर होता है जो कि हमारे दिलों में बैठा होता है, और फिर लगता है कि आर्मी की लाइफ बहुत टफ है। लेकिन उतनी ही टफ शायद सिविलियन लाइफ है। इनफैक्ट शायद सिविलियन लाइफ उससे ज्यादा टफ है, क्योंकि आर्मी के अंदर आपको कम से कम एक सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके अच्छे दोस्त होते हैं 24 घंटे आपके साथ खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं। जबकि सिविलियन लाइफ में कहीं ना कहीं शायद आदमी कभी ना कभी अकेला पड़ जाता है, और बिल्कुल। सारे एक भाग दौड़ में लगे होते हैं। इट्स अ रैट रेस। So I think it's a lot of misconceptions that people have हम्म, about the army, about the way you live in the army. So उस डर से लोग कई बारी रोकते हैं। एंड बाकी अगर जिंदगी और मौत का सवाल है तो मौत तो कहीं पे भी आ सकती है। एंड पानी में it may बिल्कुल। come it may come when you're driving a cycle on the road or anywhere. But the army at least is giving you a good way to go in case you have to go. What better way to die ट्रू। than to die defending your father's ashes and the temples of your gods? It's a old Roman saying. So इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? अगर आपका टाइम आया ही है तो शान से जाइए। I think this thought वाह। process needs to change. ट्रू ट्रू। और वो धीरे धीरे मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं आएगा,
और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिस प्रकार से ग्लोरीफाई किया जाता है मिलिट्री सर्विस को, कहीं ना कहीं बच्चे प्रेरित जरूर होंगे और बहुत सारी पोस्टिंग होती भी है। और मुझे लगता है ये संख्या और भी दिन दिन बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में या उनके पेरेंट्स के दिल में भी ये ख्याल जरूर आएगा कि भारत माता की सेवा करनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसा आपने कहा कि ये लागू भी हो जाना चाहिए कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा मिलिट्री जो ट्रेनिंग होती है उससे गुजरना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो डिसिप्लिन सिखाता है हमें और आत्मनिर्भर बनना भी सिखाता है कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो सर एक छोटा सा एक वन लाइनर आंसर अगर आप या फिर दो लाइन आंसर देना चाहेंगे कि क्यों आदमी को मिलिट्री परस्यू करना चाहिए, किसी भी यंग को। अगर मैं अभी मिलिट्री परस्यू करने जाऊं तो वाई वाई शुड वी डू Why? दैट? Because it's a excellent way of life. It develops you as a complete individual. आप आपकी एक it's a holistic development जो कि आपकी हो जाती है, जो I don't think any institute or any other profession can give you. So अगर एक लाइन में बोलना हो, so yes, that is what I would say. ओके 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 सर, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट पूरे मिलिट्री कितने साल सर आपने वो सर्विस दी है सर अभी तक, मतलब फील्ड पे कितने साल रहे हैं सर आप? 7 years आई थिंक। So तकरीबन अगर पूरी सर्विस देखी जाए so 95 से लेकर अब तक, 95 दिसंबर से अब तक 4 साल ट्रेनिंग और 20-21 साल के आसपास सर्विस लाइफ। It's been like 25-26 years, almost 25 years. right? So मतलब उन इन 26-25 सालों के 25-26 सालों के बीच में ऐसा कोई पॉइंट, कोई एक एकदम यादगार वाला पॉइंट जो लगा आपको कि ये टर्निंग पॉइंट है मेरा, नाउ आई एम बिकम समथिंग एल्स, आपको ये महसूस हुआ हो कि मैं किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, मैं जैसा पहले था अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ, मिलिट्री के बदौलत मैं चेंज हो गया हूँ, मुझे मैं अपने आप को कुछ अलग महसूस कर पा रहा हूँ। एक रियलाइजेशन पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट कब आया सर आपकी जिंदगी में और वो कब था, क्या था वो, कैसा था वो माहौल? तो आई थिंक दो ऐसे इंसिडेंट्स थे जिन्होंने मेरी लाइफ को काफी शेप किया। पहला हादसा हुआ जब काफी यंग था, कारगिल में था, तो अपने एक साथी को खो दिया। एंड उस टाइम लगा कि हाँ, जिंदगी की वैल्यू क्या होती है, और अगर आपको जिंदगी का गिफ्ट मिल रहा है तो हाउ यू शुड लिव इट अप टू द फुल। and it's an amazing thing that God has given you. It's a gift of life. कैसे आप कितना कुछ कर सकते हैं इसके लिए, and how fragile it is that someday you may not be there anymore. So उस दिन लगा कि हाँ यार, जितने दिन मिल रहे हैं उतने दिन शान से जिए जाएं और जिंदगी में कोई गिला शिकवा ना रहे कि ये नहीं किया या वो नहीं किया, जो दिल में आए करना जरूर है एक बार। So that was the first turning point जहाँ जिंदगी की अहमियत पता लगी। और दूसरा टर्निंग पॉइंट काफी सालों बाद आया जब मैं अपने परिवार से बिछड़ा, जब मैं और अपनी वाइफ और अपने बच्चों से दूर फील्ड में गया। सो उस टाइम लगा कि हाँ, फैमिली की क्या वैल्यूज होती हैं और मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी जब मैं दूर गया। सो दैट वाज द टाइम दैट दिस रियलाइजेशन dawned on me, and the importance of family dawned on me, and these are the two main turning points in my life. वेरी इंस्पायरिंग सर, मुझे लगता है जितने भी दर्शक आज हमें सुन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे होंगे आपके सर्विस के लिए, कि आप लोग के बलिदान के कारण आज हम अपने जिंदगी को सही तरीके से जी पा रहे हैं, अपने आप को जीवन दान दे पा रहे हैं आपके बलिदान के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अंत में सर कुछ इंस्पिरेशन जो आप हमारे दर्शक को देना चाहते हैं, जितने भी यूथ, जितने भी लवली के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, देशवासी जुड़े हैं, आज गणतंत्र दिवस है और सभी के अंदर जो देश प्रेम की भावना है वो काफी उबल रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये कंटिन्यू कैसा रहे थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हम हाथ में झंडा लेकर देश का गुणगान करें, थ्रू आउट द ईयर उसे सस्टेन रखने के लिए क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए, स्पेशली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर गर्व से करिए। हैव अ प्राइड इन वट एवर यू आर डूइंग। जरूरी नहीं है कि पेट्रियोटिज्म बॉर्डर के ऊपर जाके दिखाई जाए या यूनिफॉर्म पहन के दिखाई जाए।
आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसको गर्व के साथ कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, आप एक तरह से राष्ट्र की तरफ अपना योगदान दे रहे हैं. सो हैव प्राइड इन वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड हैव प्राइड इन योरसेल्फ, हाउएवर यू आर. चाहे आप जैसे भी हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, अपने ऊपर आत्मसम्मान रखिए. बी हैप्पी विद द वे यू आर. डोंट ट्राई एंड चेंज योरसेल्फ और बिकम समबडी एल्स. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर आत्मसम्मान बनाए रखिए और बढ़िया काम करिए. आप भी सफल रहेंगे, देश भी सफल रहेगा. और आपको जब अपना इंटरेस्ट दिखेगा तो आप सारा साल ये करेंगे. सो ऑटोमेटिकली यू विल जी रिमेन मोटिवेटेड. And and lastly, you are the future of this country, literally. कल आपके क्लास के अंदर से अगर आप 150 लोग हैं तो शायद कोई आर्मी में चल जाए, शायद कोई पॉलिटिक्स में चल जाए, शायद कोई आईएएस में चल जाए, कोई शॉपकीपर्स होंगे, कोई बिजनेसमैन बनेंगे. आप लिटरली आने वाली समय में आप इस देश का भविष्य लिखने वाले हैं. So how you decide to write it depends upon you. This nation in which we are fighting about things, we are so passionate about things, and we raise such a hue and cry about things. The future of this nation lies in you. So you are going to decide how you are going to shape this country in the times to come. And if you want to shape it for the good, then I think you need to develop all these things. Be proud of yourself and be happy with yourself. And whatever you do, do it in the best way possible. वेरी इंस्पायरिंग सा मुझे लगता है. जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर आपको देश प्रेम की भावना अपने अंदर निहित रखनी है, उसे कंटिन्यू रखना है और देश की सेवा करनी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री एक जरिया है. आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फुल फोकस रहें और उससे उसे ही आत्मसम्मान के साथ करें, बिल्कुल जोश के साथ करें, कॉन्सेंट्रेट होकर करें. क्योंकि कृष्ण जी ने भी महाभारत में यही कहा है. जब अर्जुन लड़ाई कर रहे थे सर महाभारत में, तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि अगर हर कोई साधु बन जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी. तब कृष्ण जी ने कहा कि कर्म योग इसका एक मात्र साधन है. आप जिस कर्म को कर रहे हो उसे अगर फुल अवेयर के साथ फुल कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं तो आप भी एक साधु हैं. और मुझे लगता है हर स्टूडेंट को ये चीज सीखनी चाहिए, मुझे भी. अब मैं इसे डेली प्रैक्टिस करूंगा सर. आपने मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन दिया है. मैं कोशिश करूंगा अपने अंदर सभी आपके जितने भी गुण हैं उनमें से कुछ गुणों को अपने अंदर लाने की और अपने आप को सुधारने की. और मुझे लगता है जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे वो भी काफी इंस्पायर होंगे और कहीं ना कहीं वो भी अपने जीवन में सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे. अंत में सर 4 पंक्तियां सिर्फ आपके लिए कहना चाहूंगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए. फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए. और उम्र जिनकी कट गई पत्थर तोड़ते, अब उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, अब उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए. आप तमाम आपको सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. पूरी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. आपकी और आपकी पूरी फैमिली को बहुत-बहुत शुक्रिया. आपके सैक्रिफाइसेस जितने भी लाइफ में रहे हैं हमें बचाने के लिए, हमें पूरे देश को महफूज रखने के लिए बहुत शुक्रिया. और आपको हैप्पी रिपब्लिक डे और पूरे दर्शक को मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे. मैं अंकित आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का और मुबारकबाद देता हूँ आप सभी को. थैंक यू सो मच सर हमसे Thank you. जुड़ने के लिए. Thank you. Thank you and Jai Hind. थैंक यू सर. जय हिंद.